आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो ना, यहाँ पे डिराइव द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये तो मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मीन्स आप एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को मिला लेना, ये एकदम हूबहू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब वंडर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस। ये एकदम 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। नमस्कार और स्वागत है आपका SKMU के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम सेमेस्टर 2 मेजर केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, लेकिन एक बात के लिए एकदम ही आप श्योर रहिए कि आपका एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन दिखेगा वो सारे इसी वीडियो से आया होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, जो क्वेश्चन दिखेगा हर एक क्वेश्चन इसी वीडियो से आया हुआ होगा आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर है इस बार के सिलेबस में, तो मैं हर चैप्टर से आपको 10 या फिर 9 क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए और आप सारे चैप्टर्स को कवर कर पाओ। और एक बात के लिए एकदम ही श्योर रहिएगा कि आपका जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी वीडियो से आएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द काउज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उन कारणों को बताइए जिसके कारण रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से अलग व्यवहार करता है, मीन्स अलग बिहेव करता है रियल गैस आइडियल गैस से। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एन आइडियल गैस ओबे ऑल गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स आइडियल गैस वैसा गैस होता है जो हर एक गैस लॉ को फॉलो करे हर कंडीशन पे, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो कोई भी प्रेशर हो। रियल गैस डो नॉट बिहेव आइडियली बिकॉज द assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी आर completely नॉट वैलिड। अब रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करता है, क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी का assumptions है ना वो completely ट्रू नहीं है, completely वैलिड नहीं है। इसलिए अब आइए उन कारणों को देख लेते हैं जिसके कारण रियल गैस है आइडियल गैस से अलग बिहेव करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आइडियल गैस आर अज्यूम टू हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। रियल गैसेस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। दीज अट्रैक्शन रिड्यूस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। यहाँ क्या बताया गया है कि जो आइडियल गैस होता है उसके अंदर माना जाता है कि कोई भी तरह का अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन से क्या होता है, गैस जो प्रेशर लगाता है वो घट जाता है, गैस जो प्रेशर लगाता है वो घट जाता है। दूसरा कारण है फिनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिस्ट पॉइंट मासेस। रियल गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई डिफिनेट वॉल्यूम, देयरफॉर अवेलेबल वॉल्यूम फॉर मूवमेंट इज लेस देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब यहाँ क्या बताया गया है कि आइडियल गैस के बारे में ये माना गया है कि उसका कोई भी वजन नहीं होता, वो पॉइंट मासेस होते हैं। लेकिन रियल गैस के साथ ऐसा नहीं है। रियल गैस जो होता है उसके पास कुछ वजन होता है, कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसीलिए जो जगह होता है उनके मूवमेंट के लिए वो कम होता है कंटेनर के वॉल्यूम से। मीन्स यहाँ बस एक ही बात बताया गया है कि जो अपना आइडियल गैस होता है उनका कोई वजन नहीं होता, लेकिन रियल गैस जो होता है उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तीसरा पॉइंट आता है हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल कम वेरी क्लोज टू वन अनदर, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बिकम सिग्निफिकेंट, हैंस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेज। क्या बताया गया कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, जिसके कारण इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके कारण जो है डेविएशन देखने को मिलता है आइडियल गैस बिहेवियर से। उसी तरह आता है लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, अट्रैक्टिव फोर्स बिकम मोर इफेक्टिव, द गैस टेंड टू लिक्विफाई एंड डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लो टेम्परेचर पे क्या बताया गया है कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी काफ़ी घट जाता है, जिससे क्या होता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग को फिर से आइडियल बिहेवियर से डेविएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने 4 पॉइंट देखा कि क्यों रियल गैस और आइडियल गैस एक दूसरे से डेविएट करते हैं। सबसे पहला आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जहाँ बताया गया कि आइडियल गैस के पास कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, लेकिन रियल गैस के पास हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो घट जाता है, प्रेशर जो होता है गैस का वो घट जाता है। फिर आता है फिनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मीन्स रियल गैस का तो वजन होता है, लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या माना गया है कि आइडियल गैस का कोई भी वजन नहीं होता, जिस कारण क्या होता है जो एरिया होता है वो घट जाता है।
फिर आता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है और डेविएशन हम लोग को देखने को मिलता है। लो टेम्परेचर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिसके कारण फिर से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है और फिर से हम लोग को डेविएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव वेंडर वॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस। इसमें हमें वेंडर वॉल ऑफ इक्वेशन निकालना है 1 मोल ऑफ रियल गैस के बारे में। यही वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था कि ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना कर जाओ। आइए इंट्रोडक्शन समझते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू आर टी। रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फिनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। इसमें क्या कहा गया है कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से डेविएट कर जाता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फिनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जो मैंने आपको ऊपर में ही बताया। वेंडर वॉल इंट्रोड्यूस करेक्शन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी को देखते हुए जो वेंडर वॉल साइंटिस्ट थे वो इसको फार्मूला को करेक्ट किए। क्या सुधारे उसमें, प्रेशर सुधारे और वॉल्यूम सुधारे। वॉल्यूम करेक्शन, लेट बी बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। ये क्या बोले कि बी को मान लो कि हर वॉल्यूम में जितना गैस छूट रहा है उसको बी मान लो। क्या मान लो, बी। तो वॉल्यूम इफेक्टिव नया वाला वॉल्यूम क्या होगा, भी जो पुराना वॉल्यूम था माइनस बी जो कि वॉल्यूम छूट रहा है। फिर आता है प्रेशर करेक्शन, जो प्रेशर में गलती हो रहा था उसको इन्होंने कैसे सुधारा। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन एक्चुअल प्रेशर। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है उसके कारण जो प्रेशर दिख रहा है असलियत में उससे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। तो इसके जगह पे इन्होंने यूज़ किया पी इफेक्टिव। क्या यूज़ किया, पी इफेक्टिव। अब पी क्या होता है, एक तो प्रेशर जो पुराना वाला है प्लस ए बाय भी स्क्वायर, प्लस ए बाय भी स्क्वायर। यहाँ भी है वॉल्यूम और ए क्या है, ए है अट्रैक्शन कांस्टेंट। ए क्या है, अट्रैक्शन कांस्टेंट। पुराना फॉर्मूला क्या था, पी वी इक्वल टू आर टी। पी वी इक्वल टू आर टी था ना। अब नया फार्मूला क्या होगा, पी इफेक्टिव वी इफेक्टिव आर टी। तो पी इफेक्टिव कितना है, पी प्लस ए बाय भी स्क्वायर, और भी इफेक्टिव कितना है, भी माइनस बी स्क्वायर इक्वल आर टी। अब ये जो है ये आपका रियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है आपका रियल गैस इक्वेशन। अगर 1 मोल का बात करें तो आपको क्या करना है, ये पूरा फार्मूला लिख के ऐसा लिखना है इक्वल टू एन आर टी। ये निकल गया आपका 1 मोल के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा अच्छे से समझिएगा। प्रेशर इफेक्टिव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और वॉल्यूम इफेक्टिव को ऐसे लिख सकते हैं। जब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रियल गैस इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एग्जाम में पूछने को मतलब देखने को मिल सकता है। अब यहाँ जो कांस्टेंट ए है, जो हमने ये कांस्टेंट ए लिया है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉलिक्यूलर साइज के लिए। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैंडर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। इसमें हमें जो वैंडर वाल कांस्टेंट हमने ऊपर में ए लिया यहाँ पे और बी लिया यहाँ पे, इनके बारे में बताना है कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना, ये तीनों मिला के आपको 15 मार्क्स के लिए 100% देखने को मिलेंगे। मीन्स एक ही लाइन से ये 3 क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, 15 मार्क्स के लिए आपको आंसर करना होगा। अब आइए समझते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। वैंडर वाल इक्वेशन कंटेन 2 कांस्टेंट ए एंड बी, दीज कांस्टेंट करेक्ट द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। अब वैंडर वाल इक्वेशन था जिसमें 2 कांस्टेंट हम लोग को देखने को मिला था, ए और बी। इनका काम क्या है, ये इस इक्वेशन को सुधारते हैं किसके लिए, रियल गैस के लिए। अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ए का मीनिंग क्या है। इट रिप्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ए जो है वो क्या दिखाता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इसका सिग्निफिकेंस का बात कर ले, लार्जर वैल्यू ऑफ ए इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जितना ए का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स होगा। गैस विथ लार्ज ए वैल्यूज़ हाईली लिक्विफाइज। जिसका गैस का ए का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा वो काफ़ी आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, मीन्स लिक्विड में बदल जाएगा। एग्जाम्पल का बात करें तो NH3 और CO2 के पास ज़्यादा ए का वैल्यू हाई है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। मीन्स किसको लिक्विफाई करना आसान होगा, NH3 को और CO2 को रेदर देन हाइड्रोजन। बी का बात करें तो बी रिप्रेजेंट को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या दिखाता है, को वॉल्यूम को दिखाता है या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को दिखाता है।
छोटा हुआ वॉल्यूम को बेसिकली ये दिखाता है। सिग्निफिकेंस का बात करें तो इट गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बी जो है किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। लार्जर मॉलिक्यूल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ बी। बी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। इट करेक्ट्स फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। और क्या करेक्शन करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपेशन जो कि रियल गैस करते हैं। की पॉइंट्स का बात करें तो ए किसके बारे में मेजरमेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में, और बी किसके बारे में मेजरमेंट है, मॉलिक्यूलर साइज के बारे में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, डिस्कस इस वेरिएशन विद प्रेशर। सबसे पहले तो हमें इसमें डिस्क्राइब करना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है क्या, और फिर इसका वेरिएशन को भी डिस्कस करना है प्रेशर के साथ। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में ना आपको ढेर सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड क्या है, रियल गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है उसका रेशियो है किसके साथ, आइडियल गैस के साथ। मीन्स सबसे पहले तो हम लोग रियल गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लिखेंगे और किसका रेशियो होगा, आइडियल गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के साथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड। जेड का क्या फॉर्मूला है, पी बाय आर टी। जेड का क्या फॉर्मूला है, पी बाय आर टी। सिग्निफिकेंस का बात करें तो इट मेजर डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सबसे पहले तो ये नापता है कि कितना गैस डेविएट कर रहा है अपने आइडियल बिहेवियर से। और अब आइए प्रेशर की बात कर लेते हैं इसका वेरिएशन के साथ, कि ये जेड का वैल्यू है वो कैसे चेंज हो सकता है। सबसे पहले आता है वेरिएशन इन प्रेशर। अगर प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा, गैस बिहेव आइडियली, Z इक्वल टू 1। मीन्स अगर प्रेशर लो होगा तो Z का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और गैस कैसा बिहेव करेगा, आइडियली बिहेव करेगा। फिर आता है मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, गैस बिकम मोर कंप्रेसिबल, Z के वैल्यू से ज़्यादा 1 हो जाएगा। मीन्स मॉडरेट प्रेशर में क्या हो जाता है कि गैस जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल बन जाता है और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। अगर हाई प्रेशर का बात करें तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। हाई प्रेशर में कौन डोमिनेट करता है, रिपल्सिव फोर्स, और गैस जो है वो काफ़ी लेस कंप्रेसिबल हो जाता है, जेड का वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मीन्स देखिए, अगर लो प्रेशर है तो सब कुछ ठीक चलेगा, गैस काफ़ी आइडियली बिहेव करेगा, जेड का वैल्यू कितना होगा, 1। मॉडरेट प्रेशर में गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा। वहीं अगर बात करें हाई प्रेशर में, तो हाई प्रेशर में काफ़ी मुश्किल है गैस को कंप्रेस करना, और जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 से ज़्यादा। और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। इसका एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ यूज़ होता है, तो सबसे पहले तो गैस का बिहेवियर के पढ़ाई में यूज़ होता है, और इंडस्ट्रियल गैस कैलकुलेशन में भी इसका यूज़ होता है। और अगर मैं बात करूँ एक आइडियल गैस के लिए, Z जो है हर एक प्रेशर पे 1 के बराबर होता है। ये आपका 1 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियल गैस का Z क्या होता है, हर प्रेशर पे 1 होता है। आइडियल गैस का Z क्या होता है, हर प्रेशर पे 1 होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि होने वाला है अपना, व्हाट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस बताइए। तो बॉयल टेम्परेचर इज टेम्परेचर एट विच रियल गैस ऑब्वियस बॉइल्स लो ओवर एन एप्लीकेबल रेंज ऑफ प्रेशर। बॉयल टेम्परेचर क्या है, बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जब तक रियल गैस बॉयल लो को ऑबे करता है। बॉयल लो क्या है, बेसिकली मैं बताऊं तो बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जब तक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। फॉर्मूला का बात करें तो टी इक्वल टू मीन्स टेम्परेचर बॉइल्स इक्वल टू A बाय आर बी। ए बाय आर बी। अब ए क्या है, ए है अपना वैंडर्स वाल कांस्टेंट, और बी है को वॉल्यूम कांस्टेंट जो मैंने ऊपर दिखाया, और आर क्या है अपना, आर है गैस कांस्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस का बात कर ले तो बॉयल टेम्परेचर, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स बैलेंस ईच अदर। बॉइल्स टेम्परेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को काट देता है, बैलेंस करता है। गैस बिहेवियर नियरली एज आइडियल गैस। जैसा मैंने शुरू में बताया गैस कैसे बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरह। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रिमेन क्लोज टू 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितने के आसपास रहता है, 1 के आसपास, क्योंकि अभी ये क्या है, आइडियल गैस है। हेल्पफुल इन स्टडिंग लिक्विफिकेशन। अब ये जो है गैस लिक्विफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। हेल्प्स टू कंपेयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन गैसेस, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को भी कंपेयर करने में यूज़ आता है।
बिलो टीबी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, अबव टीबी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। अगर टीबी से हम लोग नीचे जाएंगे तो कौन डोमिनेट करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। और टीबी के ऊपर जाएंगे तो कौन डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। आई होप आपको ये भी आंसर समझ में आया है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे जो कि होने वाला है डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो सबसे पहले समझेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को कि आखिर ये क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या। तो इट इज़ हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, अबव टी लिक्विफिकेशन इज इम्पॉसिबल। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसमें हम लोग एक गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर लगा के। टीसी के ऊपर जाने पे हम लोग को लिक्विफिकेशन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्रिटिकल प्रेशर क्या है? तो क्रिटिकल प्रेशर है मिनिमम प्रेशर जो कि चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे। मीन्स क्रिटिकल प्रेशर क्या है? तो सबसे कम प्रेशर कितना दे कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाए। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? इट इज़ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? तो 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। इसका सिग्निफिकेंस का बात कर ले तो दे आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। ये लोग को क्या बोला जाता है साथ में? क्रिटिकल कांस्टेंट। दे आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। ये जो है वो गैस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है, मीन्स हर गैस का ये अलग वैल्यू होगा। इंपॉर्टेंट इन गैस लिक्विफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैस लिक्विफिकेशन में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। की पॉइंट का बात करें तो एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड एंड गैस फेज बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। मीन्स अगर आप एकदम ही क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाओगे तो गैस और लिक्विड में आप अंतर नहीं कर पाओगे। मीन्स गैस ही लिक्विड बन रहा होगा और लिक्विड ही गैस बन रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑल एक्स गैसेज एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर व्हेन कंपेयर टू रिड्यूस टेम्परेचर एंड रिड्यूस प्रेशर। इसमें क्या बताया गया कि दुनिया में जितना भी गैस है सब एकदम एक जैसा बिहेव करेगा जब कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन पे जो कि है रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर पे। मीन्स अगर टेम्परेचर और प्रेशर को काफ़ी कम कर दिया जाएगा तो दुनिया का सारा गैस कैसा बिहेव करेगा? एकदम एक जैसा सेम ही बिहेव करेगा। रिड्यूस टेम्परेचर का क्या फार्मूला है? T बाय टी सी मीन्स टेम्परेचर बाय टेम्परेचर क्रिटिकल। उसी तरह प्रेशर का क्या फार्मूला है? P बाय पी सी, प्रेशर बाय प्रेशर क्रिटिकल। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्रिटिकल। ये तो काफ़ी आसानी से मैंने याद करवा दिया आपको। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। गैसेज हैविंग इक्वल रिड्यूस प्रॉपर्टी बिहेव सिमिलरली, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स बिकम नियरली 1, दस गैस बिहेवियर डिपेंड ऑन रिड्यूस वेरिएबल रेदर देन एक्चुअल वैल्यू। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम लोग रिड्यूस प्रॉपर्टी का बात करेंगे, जब सब घटा के देखेंगे तो सारा गैस कैसा बिहेव करेगा? एकदम सेम। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन लोग का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है जो मैंने आपको ऊपर बताया वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। तो इससे हम लोग एक और बात समझ सकते हैं कि गैस का जो बिहेवियर है वो रिड्यूस वेरिएबल पर ज़्यादा डिपेंड करता है उनके एक्चुअल वैल्यूज़ से। सिग्निफिकेंस का बात करें तो गैस के प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में काम आता है और गैस लिक्विफिकेशन को भी हेल्प करता है। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग जो कि होने वाला है डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स अजम्पशन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी मार्क कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स अजम्पशन। उससे पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं वो भी बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। द काइनेटिक थ्योरी रिलेट्स गैस प्रेशर टू मॉलिक्यूलर मोशन। काइनेटिक थ्योरी किस पे काम करता है? गैस का प्रेशर का रिलेशन मॉलिक्यूलर मोशन के साथ। अब इसका अजम्पशंस को समझते हैं कि काइनेटिक थ्योरी के लिए क्या क्या उन लोगों ने माना है, जो कि होता नहीं, बस वो लोग का मानना है। गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गैस के पास क्या होता है? ढेर सारा मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम डायरेक्शन। मॉलिक्यूल जो है रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल मीन्स मॉलिक्यूल का कोई भी वजन नहीं होता। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक मीन्स जो कॉलिजन होता है, मीन्स अगर ये हम लोग कंटेनर ले और इसमें मॉलिक्यूलर भाग रहा है और अगर वो कंटेनर के दीवार के साथ टकराएगा या फिर एक दूसरे के साथ टकराएगा तो ये एकदम ही इलास्टिक होगा, मीन्स इसमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इसका क्या फार्मूला आएगा? इसका फार्मूला आएगा 1/3 ρ c²।
क्या फार्मूला आएगा 1/3 रो सी स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग का रो क्या है डेंसिटी है और सी क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैं इसे एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा, आप 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब सब्स्टिट्यूटिंग रो इक्वल टू एम भी, रो को अगर हम लोग एम भी मान लेंगे तो कैसा फार्मूला बनेगा, तो आपका कुछ ऐसा फार्मूला बनेगा पी वी इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। क्या बनेगा पी वी इक्वल टू 1/3 एन एम सी स्क्वायर। इसमें अगर आपको 1 मोल का निकालना है तो आप यहाँ पे एन लिख दीजिएगा, मीन्स फार्मूला कुछ आपका ऐसा दिखने वाला है पी वी इक्वल टू 1/3 एन एम सी स्क्वायर। क्या फार्मूला बनेगा पी वी इक्वल टू 1/3 एन एम सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला को ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो न्यूमेरिकल्स पे बना दूं तो आपको कमेंट करना है न्यूमेरिकल वीडियो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल वीडियो का ज़रूरत है। इसका सिग्निफिकेंस का बात करें तो रिलेट्स प्रेशर विथ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, प्रेशर का किसके साथ जुड़ाव करता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के साथ, और प्रोवाइड सपोर्ट फॉर काइनेटिक थ्योरी, साथ ही काइनेटिक थ्योरी को भी सपोर्ट करता है। वापस देखिएगा हमने फार्मूला से क्या निकाला था 1/3 रो सी स्क्वायर, रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो फार्मूला क्या बना 1/3 एम वी सी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ वी को लिखें पी वी, वी को क्या लिखें पी वी, मल्टीप्लाई किए दोनों साइड वी से, तो फिर हम लोग का फार्मूला बना पी वी इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। अब 1 मोल के लिए चाहिए तो इसके आगे आप एन लगा दीजिएगा, फार्मूला बन जाएगा पी वी इक्वल टू 1 एम सी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन मीन फ्री पाथ एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। इसमें हमें बताना है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है और उसका फार्मूला भी लिखना है। तो मीन फ्री पाथ इज एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। मीन फ्री पाथ क्या है मैं एकदम सिंपल समझा दूं। जैसे हम सबको पता है कि गैस मॉलिक्यूल है तो वो एक दूसरे से टकराएगा ही, अगर रेंडमली भागेगा तो एक टकराया यहाँ पे और जितना दूरी चला दोबारा टकराने से उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे मीन फ्री पाथ। मीन्स एक टकराने से दूसरे टकराने के बीच में जो दूरी गैस का मॉलिक्यूल ट्रैवल कर लिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे मीन फ्री पाथ। इट इज़ एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। इसका फार्मूला क्या है लैम्बडा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये फार्मूला आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मीन्स 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर एन। ये फार्मूला कुछ ऐसा है जिसमें लैम्बडा का वैल्यू क्या है मीन फ्री पाथ, डी का वैल्यू क्या है मॉलिक्यूलर डायमीटर, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। अब फैक्टर की बात कर ले ये किस पे डिपेंड करता है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पाथ जो है वो क्या होगा पाथ, अगर देखिए इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज मीन पाथ, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पाथ क्या होगा घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा पाथ बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाथ बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पाथ घटेगा। मॉलिक्यूलर साइज, अगर लार्ज मॉलिक्यूल के पास स्मॉल होगा, मीन्स अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो पाथ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर से कम हो जाएगा। एप्लीकेशन का बात करें तो डिफ्यूज़न ऑफ गैस में काफ़ी हेल्पफुल है और विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक मॉलिक्यूल टकराने से पहले जितना दूरी चलेगा उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा तो घटेगा। और एप्लीकेशन डिफ्यूज़न में यूज़ होता है और विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के पढ़ाई में यूज़ होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सप्लेन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा, ये इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन है गैसियस स्टेट का, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में ना काफ़ी टाइम और मेहनत लगता है और आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे किसी रिवॉर्ड या फिर अचीवमेंट से कम नहीं होता। तो एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Maxwell distribution law decides the distribution of molecular velocities among gas molecules at given temperature. Main feature, molecule possess different velocities. Most molecules have intermediate velocity. Very few molecules have extremely high or low velocity. Maxwell distribution क्या बताता है, ये बताता है कि गैस का मॉलिक्यूल जो है एक टाइम पे उसके पास अलग अलग वेलोसिटी होता है। कुछ मॉलिक्यूल अलग वेलोसिटी से चलता है, कुछ मॉलिक्यूल अलग वेलोसिटी से चलता है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एक बीच वाला वेलोसिटी होता है। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है। डायग्राम इसमें आपको कुछ ऐसे दिखेगा।
मीन्स डायग्राम है ये, यहाँ देखिए ये जो है ये सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा। अब आप देख सकते हो कि बहुत कम के पास है और बहुत ज़्यादा भी बहुत कम के पास है। 3 वेलोसिटी हमें पढ़ना है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका एप्लीकेशन का बात कर ले तो डिफ्यूज़न ऑफ गैस में काम आता है, इफ्यूज़न ऑफ गैस में भी काम आता है, रिएक्शन हीट में भी काम आता है और मॉलिक्यूलर स्पीड कैलकुलेशन में भी काम आता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सो मैं आपको दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये कुछ इसका स्पीड का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी एवरेज और सबसे कम किसका होता है? वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल का। तो इसे याद रखिएगा। बाकी आरएमएस पे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेगा, तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में टाइप कर दीजिएगा न्यूमेरिकल, ताकि मैं समझ जाऊँ कि मुझे इसके लिए एक न्यूमेरिकल वीडियो भी बनाना है। अब हम लोग अपने सिलेबस के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर है हमारा लिक्विड स्टेट। क्या है? लिक्विड स्टेट। पहला चैप्टर था गैसियस स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और तीसरा चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। इसके बाद हम लोग को इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन करने हैं। तो आइए सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। इसमें हमें लिक्विड का स्ट्रक्चर और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। लिक्विड आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट डो नॉट हैव डिफिनिट शेप, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक एंड कैन मूव फ्रीली। क्या बताया गया है कि सॉलिड और गैस के बीच का एक स्टेट है लिक्विड। सॉलिड और गैस के बीच में क्या आता है? लिक्विड। लिक्विड के पास डिफिनिट वॉल्यूम तो है लेकिन कोई शेप नहीं है। जैसे आप 1 लीटर पानी तो लोगे, बट पानी के बॉटल पे उसका शेप डिपेंड करेगा। अगर बॉटल ऐसा होगा तो लिक्विड का शेप ऐसा हो जाएगा, और अगर बॉटल कुछ इस प्रकार होगा तो लिक्विड का शेप कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मीन्स इसके पास वॉल्यूम तो है बट शेप नहीं है। इसके पास क्या है? वॉल्यूम है बट शेप नहीं है। इसका मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोजली पैक होता है लेकिन मूव तब भी कर सकता है। स्ट्रक्चर का बात करें तो मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मॉलिक्यूल्स को कौन जकड़ के रखता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इनरेगुलर। इसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है? इनरेगुलर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होता है बट गैस से कम होता है। मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। इसका भी मॉलिक्यूल्स किस में भागता है? रैंडम मोशन में भागता है। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। डिफिनिट वॉल्यूम मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है? फिक्स है। नो फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। फ्लूइडिटी मीन्स ये जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, मीन्स ये बह सकता है। जैसे आप पानी अगर गिराओगे तो वो क्या होगा? बह जाएगा। लो कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेस करना ना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। लिक्विड काफ़ी मुश्किल हो जाता है कंप्रेस करना। डिफ्यूज़न का बात करें तो ये गैस से स्लो डिफ्यूज़न होगा। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का बात करें तो ये मैं आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा। ये कुछ लिक्विड का प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो यहाँ मैंने आपको लिक्विड का प्रॉपर्टी बताया और ऊपर मैंने आपको बताया कि लिक्विड आखिर होता क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होने वाला है डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इट। सबसे पहले तो हमें बताना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है और उन फैक्टर्स को बताना है जिससे वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है। उससे पहले एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे यूट्यूब में ये डाटा शो हो रहा है कि ऑलमोस्ट 92% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल जाए और आपको भी एग्ज़ाम के लिए कंटेंट मिल जाए। सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर है क्या। वेपर प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इन इट्स लिक्विड फेज एट गिवन टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर एक प्रेशर है जो कि वेपर्स ऑफ लिक्विड लगाता है जब वो इक्विलिब्रियम में होता है लिक्विड फेज के साथ। मीन्स जब वो लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो वेपर जो प्रेशर लगाता है उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वेपर जो प्रेशर लगा रहा है इक्विलिब्रियम स्टेज में लिक्विड फेज के साथ, उसे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मीन्स ज़्यादा इस मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड सरफेस से बाहर जाएंगे। नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड के पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मीन्स अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट की बात करें, अगर आप लिक्विड में सॉल्यूट मिला दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिग्निफिकेंस का बात करो तो ये हेल्प करता है वॉलेटिलिटी को और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को समझने में। तो यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हुआ जहाँ हमने देखा कि वेपर प्रेशर क्या होता है और किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड डिस्कस इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि या तो क्वेश्चन नंबर 3 या तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एकदम 100% आपके पेपर में दिखेगा। या तो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा और अगर 3 नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, जो कि है व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है और इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो सरफेस टेंशन इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड। इट टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो कि उसके पूरे लेंथ पे एक्ट करता है। सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो कि लिक्विड के पूरे लेंथ पे एक्ट करता है। ये क्या कोशिश करता है कि सरफेस एरिया जो है वो कम से कम हो सके। अब सरफेस टेंशन का फार्मूला देखते हैं, तो इसका फार्मूला है फोर्स पर लेंथ। फोर्स पर लेंथ इसका क्या फार्मूला है, ये देखिए, ये सरफेस टेंशन का साइन है और इसका फार्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आइए इसके टेम्परेचर डिपेंडेंस को देख लेते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर सरफेस टेंशन मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन का क्या होगा, सरफेस टेंशन जो है वो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर आपको ऊपर में ही बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो सरफेस टेंशन बिकम्स जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। सरफेस टेंशन कितना होगा, जीरो। ये 1 मार्क्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कितना हो जाता है, जीरो। अगर सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन का बात करें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ आता है, तो सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। किस में काम आता है, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप में काम आता है। कैपिलरी राइज में भी काम आता है। किस में काम आता है, कैपिलरी राइज में। और क्लीनिंग एजेंट ऑफ डिटर्जेंट में भी ये काम करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो 4 होने वाला है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे डिजॉल्व सब्सटेंस का क्या एक्ट होगा, मीन्स इसका क्या इफेक्ट होगा अगर हम लोग कोई चीज़ को लिक्विड में घोल दे तो। डिजॉल्व सब्सटेंस कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। मीन्स अगर सब्सटेंस घुल रहा है तो उससे सरफेस टेंशन या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉल्ट्स NaCl एंड KCl इंक्रीज सरफेस टेंशन, दे रिमेन इन बल्क ऑफ लिक्विड। अगर इलेक्ट्रोलाइट घोलते हैं जैसे कि सॉल्ट क्या हो सकता है, NaCl जो हम लोग खाने वाला नमक खाते हैं, या फिर KCl पोटासियम क्लोराइड, अगर इसको हम लोग पानी में घोलेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एट सरफेस लेवल इंक्रीज, जिस कारण सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर सरफेस एक्टिव एजेंट्स को घोलें, यानी सोप या डिटर्जेंट, साबुन या फिर डिटर्जेंट को अगर हम इसमें घोलें तो क्या होगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड अल्कोहल डिक्रीज सरफेस टेंशन। अगर ये सब चीज़ को हम लोग इसमें घोलेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। दे एक्यूमुलेट इन लिक्विड सरफेस, ये क्या होता है, लिक्विड के सरफेस में जमा हो जाता है। इफेक्ट का बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सरफेस मॉलिक्यूल डिक्रीज, सरफेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, सरफेस टेंशन घट जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो इसी से होता है क्लीनिंग प्रोसेस, मीन्स कपड़ा साफ सफाई इसी से होता है। वेटिंग ऑफ फैब्रिक भी इसी के कारण है और प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन भी इसी के कारण हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, डिफाइन विस्कोसिटी एंड डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विस्कोसिटी क्या होता है और किन किन फैक्टर से विस्कोसिटी अफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है और आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे लिए रिवॉर्ड या फिर अचीवमेंट से कम नहीं होता। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
Viscosity is resistance offered by liquid to its flow. It arises due to internal friction between liquid layers. तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी लिक्विड का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो खुद को बहने से रोकता है। जैसे इमेजिन कीजिए ये एक टेबल है, ये क्या है? टेबल है। आप टेबल पे शहद गिरा रहे हो, मधु गिरा रहे हो, शहद गिरा रहे हो, तो क्या होगा? तुरंत से शहद बहेगा? नहीं, शहद यहीं पे एक ड्रॉप सा बना के जमा हुआ रह जाएगा। अब ये जो बहाव को रोका ना, वही प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस ऑफर बाय लिक्विड टू इट्स फ्लो। और विस्कोसिटी आता है किसके कारण है? विस्कोसिटी आता है फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण, जो लिक्विड के लेयर्स के बीच में होता है। फार्मूला का बात करें तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला है शियरिंग स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है? शियरिंग स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि है फोर्स बाय एरिया इंटू डी एक्स बाय डी वी, फोर्स बाय एरिया इंटू डी एक्स बाय डी वी। अब आइए इसका डिपेंडेंस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? घटेगा। मॉलिक्यूलर साइज़ अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मीन्स अगर पार्टिकल का साइज़ बढ़ गया तो विस्कोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है। नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो अलग अलग लिक्विड के पास अलग अलग विस्कोसिटी होता है। जैसे हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। एप्लीकेशन का बात करें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो सबसे पहले लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि होने वाला है डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इसमें हमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बीच में अंतर बताना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल ही बना लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सरफेस टेंशन क्या था? फोर्स एक्टिंग एट लिक्विड सरफेस। ये क्या था? फोर्स एक्टिंग एट लिक्विड सरफेस। जबकि विस्कोसिटी क्या था? रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या था? रेजिस्टेंस टू फ्लो। सरफेस टेंशन बेस सरफेस पे लगता है, जबकि विस्कोसिटी पूरे लिक्विड पे लगता है। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। जबकि विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड। क्या है? पास्कल सेकंड। ये किसके लिए? अपना जो सरफेस टेंशन है वो ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि विस्कोसिटी रिस्पॉन्सिबल है फ्लो बिहेवियर के लिए। किसके लिए? फ्लो बिहेवियर के लिए। ये जुड़ा हुआ है सरफेस मॉलिक्यूल से, और ये किससे रिलेटेड है? इंटरनल फ्रिक्शन से। आई होप आपको दोनों में अंतर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आपके एग्ज़ाम में आया था, मीन्स 2025 में भी आया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल भी ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो कि एक्सप्लेन द क्लीनिंग एजेंट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इसमें हमें बताना है कि साबुन या फिर डिटर्जेंट गंदगी को हटाते कैसे है। तो सोप एंड डिटर्जेंट आर एक्टिव सरफेस एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड फॉर क्लीनिंग। अब सोप और डिटर्जेंट क्या है? सरफेस एक्टिंग सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या होता है? ये लोग सरफेस एरिया को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये लोग सरफेस एरिया को क्या करते हैं? घटा देते हैं। स्ट्रक्चर का बात करें तो ईच सोप मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल एंड हाइड्रोफिलिक आयोनिक टेन। इसका क्या मतलब है कि जो सोप का मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखेगा? उसके पास एक पूँछ होगा और एक सर होगा। क्या होगा? एक पूँछ होगा और एक सर होगा। अब सर जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। सर को जो है वो पानी पसंद होगा। सर को क्या होगा? पानी पसंद होगा। और टेल का बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, इसको पानी से नफरत होगा। ये किसका टेल होगा? हाइड्रोकार्बन का। डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। इधर देखिए, एक मिनट रुकिएगा, मैं पूरा पढ़ ही लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, या फिर चलिए मैं समझा देता हूँ डायग्राम। ये अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो आप यहाँ देखोगे, ये रहा एक सोप का मॉलिक्यूल। ये जो पिंक वाला दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है, ये एक सोप का मॉलिक्यूल। अब सोप का मॉलिक्यूल जो पोलर हेड है वो पानी की ओर रहता है। वो किधर रहता है? पानी की ओर। और जो टेल है जो कि पानी से नफरत करता है वो किधर रहता है? गंदगी की ओर। वो किधर रहता है? गंदगी की ओर। अब बीच में ये देखिए ग्रीस है या फिर गंदगी है, कोई दाग है, और साबुन का ये रहा मॉलिक्यूल। आगे जाके क्या होगा? साबुन का मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेगा। साबुन का मॉलिक्यूल क्या करेगा? चारों तरफ से घेर लेगा। और जब हम लोग इसको क्लीन करेंगे तो ये जो बीच में ग्रीस फंसा हुआ है ना, ये ग्रीस फंसा हुआ है, ये साबुन के साथ ही बाहर निकल जाएगा। ये साबुन के साथ क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना गोल वाला, इसका नाम होता है मिसल। क्या नाम होता है? मिसल। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिसल के साथ कचरा बाहर आ जाता है। तो ऐसे डिटर्जेंट करता है साफ़ सफाई। ऐसे ही डिटर्जेंट क्या करता है? साफ़ सफाई करता है। अब आंसर देख लेते हैं।
तो स्टेप 1, हाइड्रोकार्बन टेल डिजॉल्व इन ग्रीस एंड ऑयल। क्या हुआ, ये जो टेल है वो किस में घुल गया, ग्रीस या ऑयल में। आप यहाँ देख ही सकते हो कि टेल किसके तरफ जा रहा है, ग्रीस के तरफ या फिर ऑयल की तरफ, मीन्स गंदगी की तरफ। आयोनिक हेड रिमेन इन वाटर, आयोनिक हेड किधर रहता है, पानी की ओर ही रहता है। सोप मॉलिक्यूल सराउंड द ग्रीस पार्टिकल, सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, गंदगी को चारों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद क्या बनाता होगा, मिसेल, मिसेल्स आर फॉर्म्ड। स्टेप 5, ग्रीस इज इमल्सिफाइड एंड रिमूव ड्यूरिंग वॉशिंग, धोने के टाइम ग्रीस जो है वो टूट जाता है और पानी के साथ ही निकल जाता है। डिटर्जेंट इज इफेक्टिव इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, डिटर्जेंट जो होता है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ काम करता है, लेकिन साबुन हार्ड वाटर के साथ काम नहीं कर पाता है। तो ये मैंने काफ़ी आपको अच्छे से समझा दिया कि सोप जो है उसका दो पार्ट है, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जो होता है उसको पानी से प्यार होता है, टेल को पानी एकदम पसंद नहीं। टेल क्या करता है, कचड़े पे जाके चिपक जाता है और हेड पानी के साथ रहता है। उसके बाद वो एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लेता है मिसल, और जब हम लोग कपड़े को धोते हैं, साबुन को निकालते हैं, तो उसी के साथ वो ऑयल और डर्ट भी निकल जाता है। अब यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है एक्सप्लेन द एनालॉगस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द एनालॉगस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। और ये इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो कि है सॉलिड स्टेट, जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्सप्लेन द एनालॉगस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, मीन्स वाटर का अनयूजुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को इसमें जिक्र करना है। उससे पहले एक बार फिर से जेंटल रिमाइंडर है सब्सक्राइब के लिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। वाटर एग्जिबिट सेवरल अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स वाटर जो है उसके पास बहुत सारा अजीब प्रॉपर्टीज़ होता है, जो किसके कारण आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जो किसके कारण आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो दिस टेम्परेचर इट्स एक्सपैंड। इसका मतलब होता है 4 डिग्री सेल्सियस के पास वाटर के पास ना मैक्सिमम डेंसिटी होता है। अगर आप 4 से ऊपर जाओगे तो भी डेंसिटी घटेगा, और 4 से नीचे आओगे तो भी डेंसिटी घटेगा। डेंसिटी कहाँ है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम। हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉइल्स एट मच हायर टेम्परेचर देन एक्सपेक्टेड, वाटर जो है जितना बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उससे ज़्यादा पे बॉईल करता है। किस कारण, अपना हाइड्रोजन बाउंडिंग के कारण। हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विथ लिटिल टेम्परेचर लाइट। इसका मतलब है पानी जो है बहुत ज़्यादा मीन्स पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाने के लिए पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाई सरफेस टेंशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका सरफेस टेंशन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन। तो जाहिर सा बात है कि इसके पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका वेपर बनाने के लिए भी क्या देना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट में हीट देना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑन फ्रीजिंग, आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर, ये भी एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग इसको फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, तो इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि आइस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। सिग्निफिकेंस का बात करूं तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंडर आइस ड्यूरिंग विंटर, इसी कारण क्या होता है, एक्वाटिक जानवर जो है पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है विंटर में। और वाटर एक्ट एज एक्सीलेंट कूलेंट, वाटर जो है ठंडा करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव कूलेंट है। की पॉइंट का बात करूँ तो इसका ज़्यादा एनालॉगस पॉइंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सॉलिड स्टेट्स। सेकंड क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड स्टेट द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। इसमें हमें बताना है कि आखिर ये रेशनल इंडिसेस का लॉ क्या होता है। तो इसे मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि आप पहली बार ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस स्टेट दैट द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय क्रिस्टल फेस on crystallographic graphic axis ABC are either equal to the unit cell dimension ABC, B a simple whole number multiple of unit cell dimension, C infinity if the crystal plane is parallel to one or more parallel axis। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आप कोई भी एक्सिस ले लीजिए, जैसे ये मैंने ले लिया x y और z, ये 3 एक्सिस हो गया कोई एक्स वाई जेड। इसमें अगर मैं कोई प्लेन ड्रॉ करूँगा, अगर मैं पहला प्लेन ड्रॉ करूँगा, इस पे जो सबसे छोटा प्लेन ड्रॉ हो सकता है वो ये हो सकता है। तो ये मैंने ड्रॉ किया, अब इसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी। इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे यूनिट प्लेन, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेन। तो ये बताता है कि जो क्रिस्टोग्राफी एक्सिस पे आप कोई भी प्लेन ड्रॉ करोगे ना, या तो वो यूनिट प्लेन के इक्वल होगा, मीन्स या तो ये सबसे छोटा प्लेन हो सकता है, या फिर इसके अलावा अगर कोई आप प्लेन ड्रॉ करोगे, जैसे मैं एक ये कर ले रहा हूँ,
पी क्यू एम, तो ये जो प्लेन है इसका मल्टीपल होगा, यानी ये वाला जो लेंथ है, तो ये जो पी क्यू है ना, ये क्या होगा, ये ए बी का ना मल्टीपल होगा। मीन्स पी क्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, ये देखिए ये जो साइड है ना ए बी, या तो पी क्यू हो सकता है 2ab, या तो 3ab, या तो 4ab, या तो 5ab। मीन्स ये जो होगा यूनिट सेल डायमेंशन का मल्टीपल ही होगा। तीसरा बात आता है कि ये इन्फिनाइट कब होगा, जब किसी दो प्लेन में फिगर बनेगा और एक को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये मैंने ये ले लिया, 3 एक्सिस ले लिया और फिगर कुछ ऐसा है। अब ये देखिए कि ये ना जेड एक्सिस की तरफ जा ही नहीं रहा है फिगर, तो इसका मतलब क्या है, इसके टर्म्स में इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनाइट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। बेसिक से शब्दों में बताऊँ तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप एक्सिस पे कोई भी प्लेन गिराओगे, ये रहा एक्सिस और इस पे आप कोई भी प्लेन गिराओगे, तो एक तो ये यूनिट से सबसे छोटा प्लेन को क्या बोलेंगे, सबसे छोटा सेल को बोलेंगे यूनिट सेल डायमेंशन। या तो ये इसके मल्टीपल में होगा, या तो यही होगा, या तो फिर ये इन्फिनाइट होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये मिलर इंडिसेस को डिटरमाइन करने का बेसिस बनता है और क्रिस्टल प्लेन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर मिलर इंडिसेस, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग मिलर इंडिसेस। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिलर इंडिसेस क्या है और इसको निकालने का क्या तरीका है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो मिसप्रिंट है, असलियत में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपके 2022 से 26 वाले पेपर में पूछा गया था। मीन्स ये 2024 का PYQ है। आइए मिलर इंडिसेस को समझ लेते हैं। मिलर इंडिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय HKL are set of three integers used to describe orientation of crystal plane in a crystal lattice। ये क्या है, मिरर इंडिसेस सेट ऑफ 3 इंटीजर है। उन 3 इंटीजर का नाम क्या है, HKL। क्या नाम है, HKL, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी क्रिस्टल प्लेन को एक क्रिस्टल लैटिस में उसका ओरिएंटेशन बताने के लिए। अब प्रोसीजर क्या है इसको निकालने का, तो सबसे पहले हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है XYZ एक्सिस का। उसके बाद इंटरसेप्ट को यूनिट सेल के डायमेंशन में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद उनका रेसिप्रोकल लेना है और रेसिप्रोकल के बाद वो हो जाएंगे फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है और उसके बाद जो आया वो आया मिलर इंडिसेस। जैसा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे एक इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है, A 2B और 3C, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो इसका इंटरसेप्ट क्या निकलेगा, मीन्स ये हमें दे रखा है ये, तो इसका इंटरसेप्ट क्या निकलेगा, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। मीन्स 1, 1/2 और 1/3। फिर इसका फ्रैक्शन हटाना है, तो इसलिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से। एलसीएम है 6। जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद हमारा वैल्यू आएगा 632, जो कि है HKL। क्या है, HKL, और यही है मिलर इंडिसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सिमेट्री एलिमेंट, व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो सिमेट्री एलिमेंट इज अ पॉइंट, लाइन और प्लेन अबाउट विच सिमेट्री ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। सिमेट्री एलिमेंट क्या है, तो सिमेट्री पॉइंट क्या है, एक सिमेट्री एलिमेंट एक पॉइंट है, एक लाइन है या फिर एक प्लेन है जिसके इर्द गिर्द सिमेट्री ऑपरेशन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, तो सिमेट्री ऑपरेशन इज ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल प्लेन और मॉलिक्यूल दैट लीव्स द फाइनल अपीयरेंस एंड ओरिएंटेशन अनचेंज। सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है क्रिस्टल या मॉलिक्यूल का है जो कि उसके फाइनल अपीयरेंस को ना एकदम अनचेंज रखता है इनिशियल अपीयरेंस से। जैसे एक बेंजीन का रिंग है, जैसे क्या है, एक बेंजीन का रिंग है। अब इस रिंग को मैंने क्या किया, घुमा दिया। घुमाने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ, घुमाने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ, लेकिन ये देखिए फाइनल और इनिशियल ना ऑलमोस्ट अभी भी सिमिलर से लग रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन। इसका एग्जांपल होगा रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन या फिर इम्प्रॉपर रोटेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिराइव बार्क्स लॉ। बार्क्स लॉ स्टेट दैट एक्सरे आर strongly reflected from crystal plane when path difference between the reflected ray is equal to integral multiple of wavelength। ब्राग लॉ क्या करता है कि जो एक्सरे है वो strongly reflect from the crystal plane when path difference between reflected ray is equal to integral multiple of wavelength। और इसका फॉर्मूला है n लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, n लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा।
यहाँ पे n क्या है, n है मल्टीपल जो कि होने वाला है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, मीन्स n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। लेमडा है वेवलेंथ, d है डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल प्लेन, और थीटा क्या है, ब्रैग्स एंगल जिससे एक्सरे ना इंसिडेंट किया होगा, मीन्स एक्सरे अगर इस एंगल से आया होगा तो ये जो अपना है ये एंगल जो है ये अपना थीटा हुआ और ऐसे एक्सरे डिफ्लेक्ट कर गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पाउडर डिफरेंशिएशन मेथड, कि पाउडर डिफरेंशिएशन मेथड क्या है और हाउ डज पाउडर डिफरेंशिएशन पैटर्न ऑफ कैशियल डिफर फ्रॉम NaCl एंड CaCl। मीन्स ये मैं क्वेश्चन ज़्यादा ले लिया हूँ, इसमें सबसे पहले आपको पाउडर डिफरेंशिएशन मेथड बताना है और NaCl और KCl के स्ट्रक्चर में अंतर बताना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड से पहले समझेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टलाइन मटेरियल बाय स्टडिंग डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम लोग अरेंजमेंट ऑफ एटम का पता लगाते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल में उसके डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे को पढ़ के। पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड का बात करें तो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड इज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज टू स्टडी पाउडर क्रिस्टलाइन मटेरियल। अब जो एक्सरे डिफ्रैक्शन हम लोग करते हैं ना वो अगर पाउडर क्रिस्टलाइन मटेरियल पे करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। प्रिंसिपल का बात करें कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम फॉल्स ऑन पाउडर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस द रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टल डिफ्रैक्ट द एक्सरे इन डिफरेंट डायरेक्शन। द डिफरेंशिएशन पैटर्न इज यूज टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होता है, जब अगर कोई क्रिस्टल का पाउडर है उसमें जब हम लोग एक्सरे डालेंगे तो ये जो पाउडर में ये है ना अपना क्रिस्टल्स का पार्टिकल, ये एक्सरे को अलग अलग दिशा में भेज देता है, डिफ्लेक्ट करता है, और जिससे जो एक खास पैटर्न बनता है उससे हम लोग क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। इसका एप्लीकेशन तो एक है कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है, फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में बताता है, अननोन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को ढूंढने में हेल्प करता है और लेटिस पैरामीटर को समझने में हेल्प करता है। डायग्राम देखिए, जैसे यहाँ से एक बीम जा रहा है, ठीक, ये बीम जो है अपना एक्सरे बीम है, एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, इंसिडेंट बीम गया है, यहाँ पे बीच में सैंपल रखना है, जैसे मैंने NaCl का क्रिस्टल रख लिया होगा। उसके बाद ये देखिए ये हो रहा है डिफ्लेक्ट होने के बाद एक खास पैटर्न आएगा जो कि किसी खास से रिजेंबल करेगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि सैंपल किसका है, NaCl का। डिफरेंस समझते हैं KCl और NaCl में। CaCl को आप अभी छोड़ सकते हो। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बात करें तो KCl हो या फिर NaCl हो, दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। अरेंजमेंट ऑफ आयन बात करें तो K प्लस और Cl माइनस FCC पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इसमें भी Na प्लस और Cl माइनस FCC पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। यूनिट सेल कैसा है, FCC, इसका भी यूनिट सेल कैसा है, FCC। पीक इंटेंसिटी का बात करें तो इसमें नॉर्मल इंटेंसिटी होता है और इसमें क्या होता है, अल्टरनेट वीक बनता है और फिर पीक आता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न का बात करें तो ये यूनिफॉर्म है लेकिन ये कैसा है, अल्टरनेट वीक बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, 6 की जगह 7 होगा कि स्कॉची डिफेक्ट क्या होता है। स्कॉची डिफेक्ट क्या होता है, तो स्कॉची डिफेक्ट इज डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ आयंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड। ऐसा डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ आयन और कैटायन लैटिस साइड से मिस हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कॉची डिफेक्ट। जैसे ये देखिए, ये एक NaCl का डायग्राम है, ये देखिए ब्लू वाले में Cl है और रेड वाले में क्या है, Na है। ब्लू वाले में Cl है और रेड वाले में क्या है, Na। अब बीच से एक इससे Cl बाहर निकल गया और इससे क्या बाहर निकल गया, Na बाहर निकल गया। अब ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स इससे ना Na बाहर निकल गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्कॉची डिफेक्ट। देखिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो गया, लैटिस से मिसिंग हो गया है। अब जाहिर सा बात है अगर लैटिस से ये मिसिंग होगा तो लैटिस का क्या काम होगा, मास कम होगा, मास डिक्रीज, और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर मास घट गया तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा, तो इसीलिए डेंसिटी भी डिक्रीज। एक और कैरेक्टरिस्टिक, इक्वल नंबर ऑफ आयंस एंड कैटायंस आर एब्सेंट और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। मीन्स अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इससे से इक्वल नंबर ऑफ आयन और एनायन और कैटायन गया था। एग्जाम्पल का बात करें तो NaCl, KCl और CCl। इसके उल्टा आता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट, मीन्स इसका भाई है, ये दोनों सिमिलर है और दोनों बहुत आसान है समझने में। फ्रैंकलिन डिफेक्ट से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। A Franklin defect is a point defect in which an ion, usually cations, leave the normal lattice site and occupies interstitial site। क्या होता है इसमें एक ना, ये अपना, मैं डायग्राम उल्टा लाया हूँ, मैं डायग्राम सीधा कर दे रहा हूँ।
इसमें क्या होता है, एक आयन जो है यूजुअली जो कि कैटायन होता है वो अपना जगह छोड़ के वॉइड में चला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो A+ था वो अपना जगह छोड़ के कहाँ चला गया, इस खाली वाले जगह में। तो यहाँ पे एक बात तो देखिएगा, मास घटा नहीं है, ये बस अपने जगह से निकल के कहाँ चला गया, खाली वाले जगह में, जिसको हम लोग इंटरस्टेशियल साइड या फिर वॉइड बोलते हैं। तो इसका मास जो है वो अनचेंज रह जाता है और इसका डेंसिटी जो है वो अनचेंज रहता है, क्योंकि मास ही अनचेंज है। ये अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इससे भी मतलब जो है इसके अंदर ही है, इसीलिए ये अभी भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक रहा और यहाँ पे ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम लोग यूनिट 4 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आने वाले हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे ढेर सारे PYQ आ रखे हैं। अब इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अब आइए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन PYQ है 2024 का, मींस आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हमें बताना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है। तो इलेक्ट्रोलाइट आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में ना आयंस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह का होता है, एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे का नाम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। ये जो होता है वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज कर जाता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली आयोनाइज कर पाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ आयंस को बनाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस को बनाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी स्ट्रांगली कंडक्ट करते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन काफ़ी वीकली करते हैं। इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन नियरली 100% हो जाता है, लेकिन इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन काफ़ी कम रहता है। दे हैव हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसका एग्जाम्पल का बात करूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो आएगा HCl, HNO3, NaOH, KCl। वहीं मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे CH3, COOH, HF या फिर NH4OH। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंस का बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड वेयर हाई कंडक्टिविटी इज़ रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ यूज होते हैं, जहाँ हायर कंडक्टिविटी चाहिए, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प इन मेंटेनिंग बफर सोल्यूशन। और बफर सोल्यूशन बनाने में किसका यूज़ होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। हम लोग को बताना है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है और किन किन फैक्टर से ये अफेक्ट हो जाता है। अब मुझे ना इस साल के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस बार आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसे हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल दैट आयोनाइज इन अ सॉल्यूशन। तो ये क्या है अपना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ये है अल्फा लिखते हैं इसे। और इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स दैट आयोनाइज इन सोल्यूशन, मीन्स नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए टोटली, कितने मॉलिक्यूल्स में, इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आइए देख लेते हैं किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, हाई होगा, मीन्स वो आसानी से टूटेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, लो होगा, मीन्स वो पार्सली टूटेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर इंक्रीज आयोनाइजेशन। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो आयोनाइजेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि पेट्रोल या फिर इथानॉल, तो आयोनाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन का बात करें तो डाइल्यूट इंक्रीज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उतना ही तेज उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन सो लोअर आयोनाइजेशन।
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का क्या होता है, लोअर आयोनाइजेशन होता है। टेम्परेचर का बात करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज आयोनाइजेशन। अगर टेम्परेचर का बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे आयोनाइजेशन भी बढ़ता है। मोर आयंस आर फॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर, मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिक्रीज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कॉमन आयन प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, घट जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ये 1 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट आगे भी करवाऊंगा। इसका इंपॉर्टेंस का बात करें तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन एसिड बेस इक्विलिब्रिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आयोनिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन होने वाला है एक्सप्लेन द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिराइव पीएच स्केल। इसमें हमें आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में बताना है और पीएच स्केल को डिराइव करना है। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है क्या। वाटर अंडर गोज स्लाइट आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स। इसका मतलब क्या है, वाटर टूटता है किस में, हाइड्रोजन आयन्स में और हाइड्रो ऑक्साइड्स आयन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये कुछ होता ऐसे है कि जो अपना H2O है, ये किस में टूटता है, ये अपना H2O टूटता है H+ में और OH- आयन्स में, मीन्स हाइड्रोजन आयन्स में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। यहाँ पे माइनस होगा। आयनिक प्रोडक्ट का बात करें तो Kw इक्वल H+ एंड OH-। इसे ध्यान से देखिएगा, एक टर्म है Kw जिसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन। और 25 डिग्री पे Kw का वैल्यू कितना होता है, 1 × 10⁻⁻8 1 × 10⁻⁻14 कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। डेरिवेशन ऑन pH स्केल। pH इज़ अ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये pH है क्या, तो pH है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब pH इक्वल टू -log H+। pH क्या है, -log H+, और POH क्या होगा, तो -log OH-। तो उसी तरह अगर हम लोग Kw का बात करें तो Kw क्या था, H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH का कॉन्सेंट्रेशन। टेकिंग लॉगरिदम, अगर हम लोग लॉग लेंगे तो क्या होगा, pH + POH कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, pH + POH कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सिग्निफिकेंस बात करें pH का, तो अगर pH 7 है तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। और pH अगर 7 से ज़्यादा आया तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। और pH अगर 7 से कम है तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। मीन्स 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम जाएगा तो एसिड, और 7 से अगर ज़्यादा जाएगा pH तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो यही वही चौथा क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर मेंशन किया था, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विथ सुटेबल एग्जांपल। हमें इसमें बताना है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो द कॉमन आयन इफेक्ट इज सेपरेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। इसका क्या मतलब है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयोनाइजेशन को रोकना या फिर धीमा करना, अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जोड़ देंगे जिसके पास एक कॉमन आयन होगा। एक्सप्लेनेशन का बात करें तो एडिशन ऑफ कॉमन आयन शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म, एज अ रिजल्ट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज। इन्होंने क्या बताया है कि जब कॉमन आयन उसमें जुड़ जाएगा ना, तो जो इक्विलिब्रियम है वो किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म की तरफ, जिसके कारण क्या होगा, आयोनाइजेशन का जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे CH3COOH का हम लोग कर रहे थे ब्रेकडाउन, तो CH3COO- और H+ में टूट रहा था। एडिशन ऑफ सोडियम एसिट्रेट सप्लाई CH3OO- आयंस, आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज। इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम एक और इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे जो कि अपना है CH3ONA+, इससे क्या होगा, ये CH3O- का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे आयोनाइजेशन जो एसिटिक एसिड का था वो घट जाएगा। एग्जाम्पल 2 का बात करें तो NH4
OH टूट रहा था NH4 प्लस में और OH माइनस में। इसमें अगर हम NH4Cl डाल देंगे तो NH4 सप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण आयोनाइजेशन फिर से क्या पड़ जाएगा, धीरे पड़ जाएगा। इसका एप्लीकेशन का बात करें कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, तो सबसे पहले तो ये बफर सोल्यूशन बनाने में यूज़ होता है, रिडक्शन ऑफ सॉल्ट सॉल्युबिलिटी में यूज़ होता है, और सेलेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी ये यूज़ होता है। इसका मतलब था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन घट जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही सोल्यूशन में पड़ेगा जिसके पास कोई कॉमन आयन हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है डिस्कस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसमें हमें बताना है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, तो ये सॉल्ट्स के आयन का रिएक्शन है किसके साथ, वाटर के साथ, ताकि एक एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्ट सोल्यूशन बन सके। टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अब आइए टाइप समझते हैं। सबसे पहले आता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो क्या होगा, नो हाइड्रोलिसिस ऑकर, सोल्यूशन इज न्यूट्रल, एग्जाम्पल NaCl। इसमें तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, सोल्यूशन कैसा रह जाएगा, न्यूट्रल। इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट ले ले तो क्या होगा, कैटायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, सोल्यूशन इज एसिडिक, एग्जाम्पल NH4Cl। इसमें क्या बताया गया, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग सोल्यूशन ले ले वीक बेस के साथ तो क्या होगा, जो कैटायन है वो उसका हाइड्रोलिसिस होगा और सोल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। इसका एग्जांपल है NH4Cl। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वीक एसिड ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले तो क्या होगा, एनायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा और सोल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है, CH3COONA। मीन्स यहाँ आप देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन कैसा बन रहा है, बेसिक बन रहा है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन कैसा बन रहा है, एसिडिक बन रहा है। अगर दोनों वीक है, मीन्स सॉल्ट भी वीक का है और बेस भी वीक का है, तो बोथ गो अंडर हाइड्रोलिसिस, नेचर डिपेंड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, एग्जाम्पल CH3COONH4+। मीन्स अगर दोनों वीक है तो दोनों का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये जो सोल्यूशन का नेचर है वो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। इसका एग्जाम्पल है CH3ONH4। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का बात कर ले, जो कि है KH। KH इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ सॉल्ट। ये क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है जो कि किसके लिए काम होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ सॉल्ट के लिए। तो KH इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। KH क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, KH इक्वल टू KW/Ka। ये क्या होता है, KW/Ka किसके लिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, किसके लिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ होगा, तो इसके लिए यूज़ होता है KH/KW/KB। ठीक, अगर एसिड है तो नीचे KB आएगा और बेस है तो नीचे Ka आएगा। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये हमारा PYQ है 2025 का, मीन्स लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। अब ये क्वेश्चन शुरू करने से फिर एक बार मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ आपको वीव्यू का साइंस से रिलेटेड सारा वीडियो देखने को मिलेगा और मैं ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश में बनाता हूँ, तो आपके बहुत काम का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बफर सोल्यूशन है क्या। बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंजेस इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस एडेड। तो बफर सोल्यूशन क्या है, बफर सोल्यूशन एक सोल्यूशन है जो कि pH चेंज को रोक लेता है। अगर थोड़ा सा उसमें आप एसिड या बेस डालिएगा तो उसका pH नहीं बदलेगा। वैसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन का बात करें तो पहला आता है एसिडिक बफर। इट कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या होता है, इसमें आपका वीक एसिड होता है और सॉल्ट के साथ, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे CH3OH। ये एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे CH3CONA+। फिर आता है बेसिक बफर। इट कंसिस्ट ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें एक वीक बेस होगा जैसे NH4OH और साथ ही इसका सॉल्ट होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया होगा, जैसे NH4Cl। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
When acid is added, the H plus ion react with salt component, the weak acid is formed, the pH changes only slightly. इसका मतलब क्या है, जब आप इसमें एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, जो H प्लस है वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वीक एसिड बन जाएगा, मीन्स pH काफ़ी कम चेंज हुआ। और अगर आप बेस ऐड करोगे तो OH इज रिएक्टेड विथ वीक एसिड, वीक एसिड के साथ क्या करेगा, बेस का OH रिएक्ट कर जाएगा, वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म्ड, pH रिमेन नियरली कांस्टेंट। इसके कारण भी क्या होगा, वाटर और सॉल्ट तो बन जाएगा लेकिन pH बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगा। इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि बफर का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो बफर सोल्यूशन मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइडिटी, हमारे ब्लड का पीएच और बॉडी का फ्लूइडिटी कौन मेंटेन करके रखा है, बफर। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, मीन्स दवा बनाने में, केमिकल लेबॉरेटरीज में भी यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल और बायोकेमिकल प्रोसेस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अब हम लोग चलेंगे 7th क्वेश्चन की ओर, जो कि है डिराइव हडसन एंड हेबल्स इक्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमें डिराइव करना है हडसन और हेबल्स इक्वेशन। The Henderson and Hasselbalch equation relate pH of buffer solution to concentration of weak acid and its salt। इसका ये क्या बताता है कि ये जो इक्वेशन है वो बफर सोल्यूशन का pH का रिलेशन किससे बताता है, वीक एसिड और उसके सॉल्ट से। तो कंसीडर अ वीक एसिड, जैसे वीक एसिड है जो किस में टूट रहा है, H प्लस और A माइनस में, किस में टूट रहा है, H प्लस और A माइनस में। इस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, तो ये हम सबको पता है कि प्रोडक्ट बाय वो होता है अपना, प्रोडक्ट बाय टोटल होता है। तो HA प्लस और A माइनस और नीचे हम लोग टोटली इसको लिखेंगे जो कि होने वाला है HA, जो कि क्या होने वाला है HA। रीअरेंज किए तो रीअरेंज कुछ करके हम लोग को H प्लस कुछ ऐसा दिखेगा। टेकिंग नेगेटिव लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव लॉग कर रहे हैं। नेगेटिव लॉग करने के बाद हमारा आंसर क्या दिखेगा, pH इक्वल टू PKA प्लस लॉग A माइनस HA प्लस, क्या दिखेगा, pH इक्वल टू PKA प्लस लॉग A माइनस बाय HA प्लस। इसी को क्या बोलते हैं, हडसन हेल्बिच इक्वेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा और इसे याद करके जाइएगा। इसका इंपॉर्टेंस का बात करें तो इससे हम लोग बफर सोल्यूशन का पीएच निकालते हैं और डिज़ायर पीएच का बफर सोल्यूशन भी बनाते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माने में इसका यूज़ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेडिसिन तीनों फील्ड में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ गए हैं, जो कि एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी एंड बफर रेंज। इसमें हमें बताना है कि बफर कैपेसिटी क्या होता है और बफर रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं अपना बफर कैपेसिटी क्या है। बफर कैपेसिटी इज एबिलिटी ऑफ बफर सोल्यूशन टू रजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। बफर कैपेसिटी क्या है, बफर सोल्यूशन का क्षमता है कि कब तक वो पीएच चेंज होने से रोक सकेगा जब उसमें छोटे अमाउंट में एसिड या फिर बेस डाला जाए। फैक्टर जिनमें बफर कैपेसिटी डिपेंड करता है, इट इंक्रीज विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफर कॉम्पोनेंट। अगर बफर कॉम्पोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बफर कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट इज़ मैक्सिमम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स आर इक्वल। सबसे ज़्यादा ये कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड और उसके सॉल्ट का एकदम बराबर पे पहुंच जाए। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बफर, साथ ही ये बफर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बफर रेंज क्या है, बफर रेंज इज पीएच रेंज ओवर विच अ बफर कैन इफेक्टिवली रजिस्ट इट पीएच चेंज। बफर रेंज क्या है, वो पीएच का रेंज है जब तक बफर ना अपना पीएच चेंज होने से इफेक्टिवली रोक पाता है। इसका रेंज का बात करें तो बफर वर्क इफेक्टिवली विद इन, कब तक बफर काम करता है सही से, pH इक्वल टू PKA प्लस माइनस 1, कहाँ तक काम करता है, pH इक्वल टू PKA और प्लस माइनस 1 तक। इसका इंपॉर्टेंस का बात करें तो सबसे पहले सेलेक्टिंग सुटेबल बफर सोल्यूशन हेल्प करता है हम लोग को अच्छा बफर सोल्यूशन चुनने में, और ये केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में ना pH मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही एनालिटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स में भी हेल्प करता है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। इसमें हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताना है और साथ ही उसका एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन 2025 का है, मीन्स 2025 में पूछा गया है। अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। आंसर देखने से पहले एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। The solubility product KSP is a product of molecular concentration of ion in saturated solution of a springly soluble salt, each raised to its stoichiometric power।
तो KSP है क्या? KSP ना मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का प्रोडक्ट है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में। जैसे आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे AgCl है, क्या है AgCl, ये किस में टूट सकता है? Ag प्लस में और Cl माइनस में, ये ऐसे टूटेगा ना, Ag प्लस और Cl माइनस। तो इसका KSP को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस। क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस। KSP इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे KSP कभी भी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा और ये बस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पे लागू होता है। एट लोअर KSP इंडिकेट्स लोअर सॉल्युबिलिटी। KSP जितना कम होगा, जितना छोटा होगा, कोई भी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। एप्लीकेशन का बात करें तो इट डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करता है कि कौन सॉल्ट घुलेगा, कौन सॉल्ट नहीं घुलेगा। फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट्स में भी हेल्प करता है, प्रिसिपिटेट बनाने में भी, इनऑर्गेनिक एनालिसिस में भी हेल्पफुल है और प्रेसिपिटेशन ऑफ आयंस में भी हेल्पफुल है। तो ये रहा आपका आंसर। लास्ट ईयर इस पर एक न्यूमेरिकल भी आया था, अगर आप चाहोगे तो मैं वो न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। बस आपको कमेंट्स में क्या लिखना है? न्यूमेरिकल। आपको लिखना है न्यूमेरिकल वीडियो, और मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपके पूरे केमिस्ट्री में जितने भी आज तक PYQ के न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे करवाऊँगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है एक्सप्लेन-ब्रॉन्स्टन-लॉरी एंड लुईस एसिड बेस थ्योरी विथ एग्जांपल। इसमें हमें ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी और लुईस बेस थ्योरी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन H+, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन H+। ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी क्या बताता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि H+ को क्या करता है? डोनेट करता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो कि H+ को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जांपल है HCl + H2O, जिसमें H3O+ हो रखा है, मीन्स ये अपना HCl और Cl माइनस है। यहाँ पे HCl किसके तरह एक्ट कर रहा है? ब्रॉन्स्टन एसिड की तरह, क्योंकि ये क्या डोनेट किया है? H+। यहाँ देखिए Cl से H निकल गया है, तो HCl क्या एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। और H2O किसके तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह, क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट किया है। अब लुईस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, दूसरा वाला लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, लुईस बेस इज सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यह क्या बोलता है कि एसिड वैसा चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। एग्जाम्पल BF3NH3 गिव्स F3B और NH3। यहाँ क्या दिखाया गया कि BF3 एक लुईस एसिड है, क्योंकि ये देखिए ये जो है NH3 से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो NH3 एक लुईस बेस है, क्योंकि ये अपना क्या कर रहा है? लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, दोनों के थ्योरीज के बीच में। तो ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी कहता था एसिड जो है वो H+ को डोनेट करता है और बेस H+ को एक्सेप्ट करता है। इसमें बस प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है और ओनली एप्लीकेबल है प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस पे ही। लेकिन अगर मैं बात करूं लुईस थ्योरी का, तो ये कहता है एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ H+ का नहीं, और ये वाइडर रेंज ऑफ रिएक्शंस में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आई होप सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा और आपको एकदम भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।